अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है सिविल जज प्रिपरेशन के हवाले से है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्लीट मेथड डिस्कस करेंगे सिविल जज की प्रिपरेशन का, चाहे वो पंजाब के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो सिंध के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो KPK के कैंडिडेट्स हों। अब क्या डिफरेंस है सिंध की प्रिपरेशन में और क्या डिफरेंस है पंजाब की प्रिपरेशन में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंध के जो है पंजाब जाके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, दोनों का जो मेथड है स्टडी का बहुत डिफरेंट है। सिंध का भी डिफरेंट है, पंजाब का भी डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि आपने एज बीइंग एस्पिरेंट ऑफ सिविल जज किन चीज़ों पे फोकस करना है। एक चीज़, राइटिंग, आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हो, चाहे तो आप सिंध से हैं चाहे आप पंजाब से हैं, डजेंट मैटर, राइटिंग स्किल बहुत ही नेसेसरी है। सेकंड फिर क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं अक्सर स्टूडेंट्स की, जब हम कॉपीज़ चेक कर रहे होते हैं वहाँ पर ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक्स मिलती हैं। इवन दो जो टेंसेस है वहाँ से भी वो भी स्टूडेंट्स को नहीं आते। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है कि आपकी ग्रिप कितनी है लॉ के ऊपर, क्या आपको उस सिचुएशन में लॉ आता है नहीं आता जिस सिचुएशन में आपको दिया जा रहा है। फिर आ जाता है कि एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपीज़ के अंदर कौन सी मिस्टेक्स निकाल रहा होता है। इट मीन्स कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है कि आपका मटेरियल कैसा हो कि वो आपको पास करे। देखें, एग्जामिनर जो चेकर है, जो आपके एग्ज़ाम्स चेक कर रहे होते हैं सिविल जज के, मजिस्ट्रेट्स के पेपर, वो चाहते हैं कि ये स्टूडेंट खुद से इस काबिल हो कि वो खुद से लिखना शुरू कर दे। इट मीन्स रट्टाफिकेशन आपने नहीं करनी। लॉ पे आपकी कमांड इस तरीके से हो कि कहीं से भी कैसा भी सवाल आए आप उसको आंसर कर जाएं। सेकेंडली, एग्जामिनर ये भी देख रहा होता है कि क्या इसने जो मेथड यूज़ किया है आंसरिंग का, ये मेथड किसी गाइड से तो कॉपी नहीं किया, या इसने खुद से ये मेथड जो है यूज़ किया है। ठीक है, अगर आप मेथड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन वाला जो LLB वाला मेथड था, इट मीन्स कि आपने गाइड से रट्टे मारे हैं। गाइड्स आपको मिसगाइड करती हैं। किस तरीके से मिसगाइड करती हैं कि गाइड्स जब आप परचेज़ करते हैं, गाइड्स में आप उठा के देख लेते हैं पास पेपर्स हैं, या फिर सेकेंडली आपको ये दे दिए कि भाई इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। गाइड्स को बहुत सारी हैं मार्केट्स में, लेकिन गाइड लेने से आपको एटलीस्ट ये पता चल सकता है पास पेपर देखने से कि उसको लिखने का तरीका क्या है, लेकिन बिल्कुल उस पर रिलाय करना ये बहुत ही गलत है। आ रही बात समझ में? अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई गाइड्स उठाएं 8-10 और बस उसी से तैयारी करना शुरू कर दी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, नोट्स हम वीकली बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी हमारे नोट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम हार्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन है तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली वो उनको जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। वो नोट्स जो हम वीकली बेसिस पे स्टडी करते हैं उससे रेलेवेंट होते हैं, उससे रेलेवेंट मेथड होता है, और वो उसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है, थ्योरेटिकल दोनों के दोनों आ जाता है। ठीक है, वो नोट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो बता दे, फिर मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। अब आते हैं किस पे कि तैयारी करनी कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर। फर्स्टली क्या करना है कि फर्स्टली आपने लॉ पढ़ना है। सेकेंडली क्या करना है आपने, सेकेंडली आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। लॉ पे ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। आ रही बात समझ में? पहले क्या करें, पहले आप 4 मेजर एक्ट्स उठाएं, 4 के 4 मेजर एक्ट्स गो थ्रू करें। जब पढ़ लें, समझ लें, फिर हमारा सेशन ज्वाइन करें। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉ समझ में ही नहीं आती, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5 साल पढ़ के भी आए हैं उसके बावजूद भी लॉ की उनको नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से किसी सेक्शन को पढ़ना है,
तो वो हमारा 1 ईयर वाला जो प्लान है वो ज्वाइन करें। अदरवाइज 6 मंथ्स प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स, वही स्टूडेंट्स होंगे कि जो क्या करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत हाव नाव है लॉ के बारे में। ठीक है, जब आपने लर्निंग की, लॉ की कॉन्सेप्चुअल स्टडी की, फिर हम जो हमारी क्लास होगी वो होगी मंडे टू फ्राइडे, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होने के बाद आपका हर मंडे को एक कंपोजिट टेस्ट होगा। ये टेस्ट 2 आवर्स का टेस्ट होगा, और जो आपकी क्लास होगी वो क्लास होगी 4 to 6 PM, 4 to 6:30, ठीक है, 4 to 6:30 PM, ठीक है, ये आपकी क्लास की टाइमिंग है। और जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपने 1 घंटा प्रियर आना होगा, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 3 to 4:30 तक टेस्ट देना होगा। सेकेंडली फिर आ जाते हैं किस पे, कि जर्नल नॉलेज और इंग्लिश की जो क्लास है, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, सिंध के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उनके साथ बैठ के इंग्लिश और जनरल नॉलेज की क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग के पोर्शन के अंदर जो आपका 50% मार्क्स की वेटेज है वो कहाँ से आ रही है, 25 इंग्लिश और 25 जनरल नॉलेज से। अब जो 25 और 25 ये हो गए 50 मार्क्स, इन 50 में से अगर आपने 30 भी जो है गेन कर लिए, बाकी बच गए 20 आप लॉ में से गेन कर सकते हैं। अब जो जीके और इंग्लिश की क्लास है वो कितने बजे से कितने बजे तक होगी, वो होगी आपकी 40 मिनट्स की क्लास होगी, 3 डेज जीके, 3 डेज आपकी इंग्लिश। सेकेंडली वन वीक में 1 डे हम जो है क्या करेंगे, हम एक दिन ऐसा रख देंगे कि जिस दिन हम आपको जजमेंट एंड ऑर्डर राइटिंग सिखाएंगे। जजमेंट एंड ऑर्डर राइटिंग। अब जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग हरगिज कोई तब तक नहीं सीख सकता कि जब तक वो ऑर्डर शीट्स, जब तक वो जजमेंट्स खुद से ना पढ़ ले। मेरे पास इतनी जजमेंट्स हैं, 4 to 5 जजमेंट्स हैं, वो मैंने क्या करना है, फोटो कॉपीज करके आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट क्लास में वो जो जजमेंट्स है वो पढ़ के बतानी है, और ख़ुद से एक और जजमेंट लिख कर आनी है कि किस तरीके से जजमेंट राइटिंग होती है, किस तरीके से ऑर्डर राइटिंग होती है। ये हमने क्या करना है, हम जो है एक एक्स्ट्रा क्लासेस, वीक में एक एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे इसका सेपरेट, ताकि कल कला को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर सपोज ऑर्डर राइटिंग किस तरीके से होगी, जजमेंट राइटिंग किस तरीके से होगी, तो आपको इसका आंसर पता हो। और इसी के अंदर कंपोजिशन के जो क्वेश्चन है वो भी यहीं से बनते हैं। सेकेंडली फिर क्या हो जाता है कि मस्ट प्रिपेयर, जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो अपना हरगिज़ अटैम्प्ट वेस्ट ना करें, अपनी अटैम्प्ट वेस्ट ना करें। अटैम्प्ट्स 3 हैं पंजाब के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, 6-6 महीने बाद अटैम्प्ट मारिए, वो अटैम्प्ट देते जा रहे हैं, अपनी अटैम्प्ट्स वेस्ट कर रहे हैं। अटैम्प्ट तब दें जब आपको लगे दैट आई एम एबल टू गिव टेस्ट, दैट आई एम एबल टू क्रैक एग्जाम्स, साथ के साथ पेपर देने के लिए मैं रेडी हूँ और सारे के सारे पेपर्स में क्रैक कर सकता हूँ। जब आपको ऐसा लगे इंग्लिश, जीके, लॉ सब के सब पे आपकी अच्छे से अच्छी ग्रिप हो जाए, तभी आप पेपर्स दें। अदरवाइज़ अपनी टाइम वेस्ट ना करें, किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं या हमारी एकेडमी में से जो है, अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस रेज कर रहे होते हैं कि सर आप ये हमेशा कह देते हैं कि सर कि आप एबल हैं आप ज्वाइन करें, आप नहीं एबल आप चले जाएं। ऐसा कभी भी कोई टीचर नहीं करेगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस देखता हूं कि उसका कहाँ बेनिफिट आ रहा है, कहाँ उसका लॉस है। मैं अपना बेनिफिट नहीं देखता, ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ इस तरीके से कि जब आपको 4 to 6 मंथ्स के अंदर, 4 to 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर आपकी इतनी ग्रिप हो जाए लॉ के ऊपर, आप कहें कि बस अब मुझे कोई रोड मैप दे दे तो मैं क्रैक कर जाऊंगा, फिर आप सेशन ज्वाइन करें, ठीक है। खैर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, सिंध के स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है उसके ऊपर भी आता हूँ। सिलेबस के ऊपर उनके एक कंप्लीट वीडियो जो है बनी हुई है, लेकिन पंजाब के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले पंजाब। अब जो केस लॉज के बारे में आप पूछ रहे थे कि सर ये केस लॉज कहाँ देने कहाँ नहीं देना। देखें, पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए केस लॉज इंपॉर्टेंट है, वो याद भी करें, उनको मेमोराइज करके और जो है पेपर के अंदर लिखें, हर क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं वो, उसका रेफरेंस देके उसके अंदर जो बात लिखी है वो आप लिख लें, नो इशू।
लेकिन जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो केस लॉज को मेमोराइज ना करें, हरगिज़ ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि सिंध के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 5-5 नंबरों के। कितने मार्क्स के? 5-5 नंबरों के सवाल आते हैं, 10-10 नंबरों के सवाल आते हैं। वहाँ पर केस लॉज के रेफ़र करना हरगिज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीपोजिशन किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, प्रीपोजिशन किस तरीके से आपने कंक्लूजन की तरफ जाना है, किस तरीके से आप जो है प्रीपोजिशन को सॉल्व करेंगे, वो भी हम 1 मंथ में 3 प्रीपोजिशंस आपसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, जब तक आप जो है प्रीपोजिशन सॉल्व खुद से नहीं करते, तब तक आप इस एबल हो ही नहीं सकते कि आप कहें कि डैड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट। क्यों? देखिए, टेस्ट आपने देना है, एग्ज़ाम आपने देना है, चाहे सिंध के हों चाहे पंजाब के हों, एग्ज़ाम किसने देना? आपने देना है। मैं यहाँ पर पढ़ा कर थक जाऊँ, बेशक मैं आपकी एक दिन की 4 घंटे की क्लास रखूँ, मैं कामयाब तब तक नहीं हो सकता अपने पढ़ाने में जब तक आपसे मैं उसका आउटपुट नहीं ले रहा। इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट नहीं ले रहा। आउटपुट किस तरीके से दिया जाएगा? जब आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जब आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करके मुझे रिजल्ट्स देंगे। उसके बाद आते हैं पेपर्स की तरफ। तो 7 पेपर होते हैं पंजाब के अंदर। 7 पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर एक होता है आपका इंग्लिश का, एक उर्दू का, एक जीके का, और 4 लॉज के होते हैं। एक होता है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जनरल लॉ। जनरल लॉ के बाद सिविल लॉ 2, ठीक है। ये आपके 7 पेपर्स हैं। अब इन 7 पेपर्स का जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करता चलो। ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लिया जाए। सिविल लॉ 1 के अंदर, सिविल लॉ 1 के अंदर जो आपके पेपर्स हैं वो कौन से आ जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आ जाता है आपका गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, फिर आ जाता है लिमिटेशन, फिर क्या आ जाता है? मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉज, ठीक है। उसके बाद रेंट लॉज। उसके बाद फिर सिविल लॉ 2 की बात करें तो सिविल लॉ 2 के अंदर आ जाता है सीपीसी, सीपीसी के बाद कोर्ट फीस एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट के बाद फिर क्या आ जाता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट के बाद लैंड रेवेन्यू रूल्स, फिर आ जाता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का जो पोर्शन है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका क्या आ जाता है? क्रिमिनल लॉ पीपीसी, पीपीसी के बाद फिर आ जाता है आपका सीआरपीसी, जेजेएसए, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, पुलिस ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर के बाद पुलिस रूल्स। अब ये जो पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल्स हैं, ये हमारे पास एक एसपी साहब हैं, वो आपको क्लास देंगे इसकी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। फिर आ जाता है आपका जर्नल लॉ। जर्नल लॉ के अंदर आ जाएगा आपका क्यूएसओ, क्यूएसओ के बाद आ जाएगा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, फिर आ जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सिविल कोड ऑर्डिनेंस, ये आ गया आपका जर्नल लॉ का पेपर। इसके बाद फिर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन ऑफ ग्रामर, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ऐसे, उर्दू के अंदर यूजेज ऑफ इंग्लिश, लीगल टर्म्स, जितने भी इंग्लिश वकेबलरी के, लीगल वकेबलरी के जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको ट्रांसलेट करना है उर्दू के अंदर, उर्दू कॉम्प्रिहेंशन, उर्दू ग्रामर और उर्दू ऐसे। फिर जीके के अंदर एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, ठीक है। ये आपका पेपर है और इसकी जो पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया कितना है? 40%। और हर साल, ये आप देख लें, हर साल जो सीट्स हैं वो वैकेंट जारी होती है।
सीट्स वैकेंट क्यों जारी होती हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स उस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रहा होता। 40% भी स्टूडेंट्स गेन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे गेन? इट मीन्स के या तो उनकी लॉ पे ग्रिप नहीं है, या तो स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं एग्जामिनर के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे। एग्जामिनर जो स्टूडेंट से चाह रहा है वो स्टूडेंट नहीं लिख पाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं। अब तैयारी किस तरीके से करें कि एग्जाम्स के अंदर पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो कहें कि बस इस बार हम क्रैक कर जाएंगे। इट मीन्स कि वो इतना अश्योर हो जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों पे वर्कआउट करेंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पे वर्कआउट करेंगे। प्रैक्टिस की बात रही तो पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए 2 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। सिंध के कैंडिडेट्स के लिए कोई प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। बस अगर वो लाइसेंस होल्डर हैं, इट मीन्स कि वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिंध के अंदर इशू ये है कि हर साल सीट्स अनाउंस नहीं होती। सीट्स अनाउंस कब होती हैं? 2 साल 3 साल बाद अनाउंस होती हैं। और सिंध के अंदर अटैम्प्ट्स 3 नहीं है। जब तक आपकी एज 35 तक नहीं होती तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 बनती हैं, 4 बनती है, 5 बनती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर लक से बात याद आई कि सिंध के अंदर एक दोस्त है, अभी वो माशाल्लाह से मजिस्ट्रेट है। तो कहीं कहीं आपका लक भी बड़ा मैटर करता है। लक किस तरीके से मैटर करता है? लक इस तरीके से मैटर करता है कि फॉर सपोज आपकी तैयारी 80% है और अगर 20% लक आपके साथ नहीं है तो हो सकता है फिर भी आपका वो रिज़ल्ट आए जो आपको पसंद ना आए। स्टूडेंट की मैं आपको दोस्त की आपको एक बात बता रहा था कि पहले सिंध के अंदर होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। 50% जो है लॉ आती है, 50% इंग्लिश और जीके होती है। जीके के अंदर इस्लामियात, ये सारे जो भी पोर्शन है। उस स्टूडेंट ने, उस फ्रेंड ने, मेरे फ्रेंड ने, उसने क्या किया, उसने स्क्रीनिंग की तैयारी की 1 महीना, स्मार्ट स्टडी की। तैयारी कहाँ से की, कौन से नोट्स थे, कौन सी गाइड्स थी, वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। जो यहाँ पे गाइड्स पढ़ी है ना, ये वही वाली गाइड्स हैं जहाँ से हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। खैर, कहने का मकसद ये कि उसने तैयारी की, 1 महीना तैयारी की, उसने स्क्रीनिंग दिया, 50 पे पास और उसने मार्क्स ऑब्टेन किए 50 पे पास था और 50 मार्क्स ऑब्टेन करके आया। फिर आ गई रिटर्न की बारी। रिटर्न के अंदर 2 मंथ्स हैं। 2 मंथ्स उसने घर बैठ के रिटर्न की तैयारी की, सेल्फ स्टडी की। हाँ, लेक्चर्स वगैरह थे उसके पास, कुछ जो है दोस्तों से लिए, इधर उधर सेशंस वगैरह ले रहा था वो, जो क्रैश कोर्स होते हैं। अब उस पर भी 50 पे पास था। रिटर्न के अंदर उसने ऑब्टेन किए 51। वो कहते हैं मिरेकल्स डू हैपन्स। फिर आ गई बात कहाँ की, इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू तो भाई उसने कहा मेरा नहीं होगा। मैंने उसको कहा आप तैयारी करें अच्छे से, कराची जाएं, अच्छे से तैयारी करें, हो जाएगा। अब वो कराची आया। कराची आकर उसने बड़ी जिद्दोजहद की कि किसी तरीके से हम ग्रुप में ऐड हो जाएं सर अली हैदर कुरैशी के, लेकिन ना हो सका। अब जब वो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ सो डेफिनेटली वो ये कहेगा कि यार अब मैं कहाँ से तैयारी करूँ। खैर, उसको एक लाइन मिल गई। ज़ाहिर सी बात है, इंटरव्यूज़ जब दे रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में पहुँचेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जेलिसी फैक्टर कितना है। क्यों जेलिसी फैक्टर है? हर कोई चाहेगा मैं हो जाऊँ, ये 4 दोस्त मेरे जो हैं ये ना हो। इट मीन्स के वो 4 जो आपके फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड सर्किल से किक आउट। वो ये कहेंगे कि मैं मुझसे जो सवालात हुए मैं अगर इसको बता दूंगा तो हो सकता है ये पास हो जाए। हो सकता है कि इसको पता चल गया कि सवाल कौन कौन से जस्टिस ने पूछे थे, मैंने बता दिए तो तैयारी अच्छे से करके चला जाएगा, ये हो जाएगा। मैं इस चीज़ पे हरगिज़ बिलीव नहीं करता। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में वो सीट लिखी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको वहाँ से रिस्क देना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको वो सीट मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। उसने इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट की। 1 महीना इंटरव्यू में था। उसने कहा इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से होगी। जैसे तैसे करके उसको मटेरियल भी शेयर होता रहा। उसको हो गया मलेरिया। जब मलेरिया का टाइम चल रहा था 2022 के लास्ट में मलेरिया हो गया। उसने एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को लिख के दी। जब उसने एप्लीकेशन लिख के दी रजिस्ट्रार को तो रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट की। उसने कहा आपका इंटरव्यू होगा लास्ट में। इट मीन्स के आपका जो इंटरव्यू है वो होगा 2 महीनों बाद। अब उसको 2 महीने मज़ीद मिल गए प्रिपरेशन के लिए। उस 2 महीने के अंदर जो इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े बहुत उसको मिल रहे हैं, मटेरियल उसको मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। उसने फिर अच्छे तरीके से तैयारी की। सुबह 9 से लेके रात 10 बजे तक पढ़ता था।
2 घंटे डिस्कशंस करता था ग्रुप के अंदर। डिस्कशंस किस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर एग्ज़ाम्स आपने देना है, ये 7 पेपर्स आपने देने, मैंने नहीं देना। मैं आपको पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगा, जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी आपने पेपर यहाँ पर वीकली बेसिस पे देना है। जब इंटरव्यू की बात आएगी, मैं आपको इंटरव्यू पे 10 नहीं 20 लेक्चर भी दे दूँ, वो किसी काम के नहीं है, हरगिज़ काम के नहीं है, जब तक आप मॉक इंटरव्यू ना दे दें मुझे। खैर मुझे दे ना दें, लेकिन ये है कि मॉक इंटरव्यूज़ रखवाएँ अपने, जो इंटरव्यूज़ तक पहुँच जाते हैं। उसने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं रखवाया, उसकी इंग्लिश अच्छी थी और वो गया, जाके उसने जो है इंटरव्यू दिया अपना। उसका इंटरव्यू लॉन्ग ड्यूरेशन में चला 15 मिनट्स तक। 15 मिनट्स तक उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उससे क्वेश्चंस हुए, लास्ट से इधर उधर जैसे तैसे करके क्वेश्चंस हुए। उसका नंबर आया 84 पे। अब जब 84 पे आया, डेफिनेटली एलोकेशन नहीं होगी, क्योंकि सिंध के अंदर आपको पता है 30 सीट्स होती हैं, 35 सीट्स होती हैं। नेचुरली कोई जो है प्रमोशंस हुई, प्रमोशंस होने के बाद 90 अपॉइंटमेंट्स हुई। कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई? 90 अपॉइंटमेंट्स, जिसकी वजह से वो भी मजिस्ट्रेट लग गया। तो इसको कहते हैं मिरेकल्स डू हैपन्स। अल्लाह ताला ने आपके रिस्क में, अगर आपका रिस्क जो है मजिस्ट्रेट की सीट से लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से रिस्क मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। बस जहन में ये रखें कि जो होता है बस अल्लाह से होता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि अगर मेहनत पूरी करें, तवक्कल, और जो तवक्को रखें, एक्सपेक्टेशन रखें, सिर्फ अल्लाह से रखें। इंसानों से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। किसी को ये ना कहें यार मेरा ये काम करवा दो, या काइंडली जो है किसी तरीके से ये सीट दिलवा दो, ये वो, ये छोड़ दें। खैर मैं सिंध की बात कर रहा था। तो सिंध के अंदर क्या है, पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर होगा रिटन, फिर होगा इंटरव्यू। अब जो स्क्रीनिंग है इसके अंदर 50% लॉ आती है, 50% जीके होती है, और इसके अंदर 2 पेपर्स होंगे आपके इस बार। नेक्स्ट टाइम 2 पेपर्स होंगे, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है। स्क्रीनिंग कब अनाउंस हो रही है? स्क्रीनिंग जो है आपकी अनाउंस हो जाएगी जून तक, और विद इन 1 और 2 मंथ्स आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है? जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, 2 बुक्स बताऊंगा। कारवान की बुक ले लें और डिस्कवरिंग इंग्लिश बुक ले लें, उसकी वर्ल्ड टाइम्स की। ठीक है। बाकी बुक्स मैं आपको लिखवा दूंगा या ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो वहाँ से आप चेक करके बुक्स परचेज़ कर लीजिएगा। अब चाहे पंजाब की बात करें, चाहे सिंध की बात करें, बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न के अंदर स्टूडेंट्स क्यों मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते, उसका रीज़न मेन क्या है? टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट से टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज किस तरीके से नहीं होता? इट मीन्स के स्टूडेंट्स को अगर 3 आवर्स दिए गए हैं, तो 3 आवर्स में अगर उसने 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो 10 क्वेश्चंस वो किस तरीके कार से करेगा? 10 क्वेश्चंस उसने कितने टाइम में करने हैं? एक क्वेश्चन को उसने कितना टाइम देना है, ये उसको पता ही नहीं होता, बस वो लिखता जाता है, लिखता जाता है। एक जब उस 5 क्वेश्चंस लिखेगा, उसका रिदम टूट जाएगा। रिदम टूटने के बाद वो लिख ही 8 पाएगा, तो वो छोड़ देगा। आप ये देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके मार्क्स अगर 10 हैं, तो आपने उसको 10 के हिसाब से 20 जो है मिनट्स दे दे। अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसके मार्क्स 20 हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स हैं, तो इट मीन्स कि आपने उसको 20 to 25 मिनट्स देने हैं। बल्कि अगर इसका 10 है तो इसको 15 देने, 15 से अबव मत दीजिए। इस तरीके से आप टाइम मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आप सारे के सारे सवालों के सारे जवाब भी लिख लेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं आती तो आप नहीं कह सकते कि सर इसको हम क्रैक कर जाएंगे, नहीं कह सकते कि सर सारे के सारे सवालों के जवाब लिख कर आ जाएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी होता है। उसके आंसर्स बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और जो सिंध के अंदर है, उसके अंदर एक क्वेश्चन के जो ABCD बने हुए हैं, हर क्वेश्चन के कितने, हर सब क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन है, उसको 5 मार्क्स दिए हुए हैं। तो इट मीन्स कि आपने उसको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। अगर एक क्वेश्चन है, उसके टोटल मार्क्स है 20, और उसके अंदर कितने सवाल हैं? उसके अंदर 6 सवाल हैं, हर सवाल को उसने डिवाइड किया 4 से, तो आप मैक्सिमम 5 मिनट्स दें।
आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि सर क्रैक नहीं होगा? हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। क्रैक अच्छे से होगा, डेफिनेटली होगा अगर आप चाहेंगे। आप ये समझें कि आपसे बेहतर कोई लिख ही नहीं सकता, ठीक है। तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है? तैयारी कब से स्टार्ट करनी है? तैयारी आपने आज से ही स्टार्ट कर लेनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, प्रैक्टिस का क्या रोल है जुडिशरी में? देखिए, प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेशक करें, लेकिन एक चीज़ जहन में रख लें, अगर आप वाकई ट्रू जुडिशियल एस्पिरेंट हैं तो आपने ब्लैक कोट को उतारना होगा। अब आप कहेंगे ब्लैक कोट को उतारना होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? इट मीन्स कि आपने प्रैक्टिस छोड़नी होगी। प्रैक्टिस का एकेडमिक से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी। जब मैं प्रैक्टिस के अंदर आया, एक ट्रायल फेस किया, तो उसके अंदर पता ये चला कि प्रैक्टिस का तो इधर कोई नामो निशान ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई जो मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं की थी, जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। लॉ के अंदर, सीआरपीसी के अंदर कभी वो देखी नहीं थी, एप्लीकेशंस कैसे लिखने पता ही नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी? आप किस तरीके से सीखेंगे? ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगे जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस को वाइंड अप करेंगे और दोबारा से जुडिशरी की प्रिपरेशन पे आएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी रोज़ी रोटी यहीं से है, तो बेशक आप प्रैक्टिस करें, लेकिन 2 PM 3 PM के बाद प्रैक्टिस को छोड़ के आप जुडिशरी को टाइम दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैनेज कर सकता है, वो कर सकता है, नो डाउट। लेकिन दोनों का एस्पेक्ट चेंज है, दोनों के रास्ते चेंज हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस को टाइम नहीं देना, चाहे सिंध क्यों चाहे पंजाब क्यों। सेकेंडली, पंजाब वालों के पास तो ये बेनिफिट है कि 2 साल LLB कर लिए तो 2 साल हैं आपके पास, 2 साल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, मुझे व्हाट्सअप कर दें गिवन नंबर पर, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छे से 2 साल तैयारी हो सकती है, उसके बाद दें। और जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट बेस्ट कर रहे हैं, हरगिज़ अटेम्प्ट बेस्ट ना करें, क्योंकि इस बार भी देखें कितने स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 to 15, और सीटें कितनी ज़्यादा वैकेंट्स हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट का कभी ना कभी ये जो है दिली ख्वाहिश ज़रूर रही होती है कि मैं एक बार सिविल जज की सीट पे बैठूं, मैं एक बार जो है जज बनूं। सही है। तो कोशिश क्या करनी है? कोशिश आपने ये करनी है कि आपने लॉ को टाइम देना है, आपने फ्रेंड्स को, आपने सोशल मीडिया को टाइम हरगिज़ नहीं देना। उसका रीज़न देखें यही है ना कि लाइफ में सीरियस होना है, ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो डेफिनेटली आपने ख़ुद से सीरियस होना होगा। बाकी ये जो सोशल मीडिया है, ये तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लॉ की बुक्स पर टाइम दें। अगर आप देख सकते हैं, ये जो बुक्स हैं जितनी भी, ये बुक्स फालतू में तो यहाँ नहीं पड़ी हुई। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि मैं इनको टाइम देता हूँ। अगर मैं भी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ तो डेफिनेटली ये ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह जाएंगी। सही है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।